सर, मेरा नाम आदित्य सिंह है और एक बहुत बड़ी समस्या हम एचजेएस एस्पिरेंट्स पर आ गई है। जैसे कि अब पता है, अब नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस वर्ष वैकेंसी आई है और उसमें कहा गया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पिछले 3 साल में 30 स्वतंत्र मुकदमे और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 24 मुकदमे का प्रावधान आ गया है, जो कि पहले नहीं था। हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और तमाम यूट्यूबर्स ने भी इसे सही माना है, क्योंकि आप न्यायिक क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हैं और आपने प्रशासनिक पदों पर काम किया है। न्यायालय में जूनियर अधिवक्ताओं की समस्याओं से भी आप वाकिफ हैं। अतः इस पर आपका क्या विचार है? देखो बेटा, ये ऐसा ज्वलंत टॉपिक है जिसका जिक्र आपने मेरे सामने किया है। मैं भी देख रहा था विगत हफ्ते 10 दिन से कि इस पर हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। परेशान होना स्वाभाविक भी है। ये प्रकरण यूपी एचजेएस की वैकेंसीज को लेकर, आप जानते हैं कि यूपी एचजेएस में जो नियमावली में प्राविधान था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो ये था कि मिनिमम उम्र 35 हो, जो 45 के तक हो, और इस बीच उनका 7 इयर्स का न्यायालयों में कार्य करने का अनुभव हो। ऐसे लोग परीक्षा में अपीयर हो सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी जो ये वैकेंसी आई, जिसके संबंध में पहली जानकारी मिली थी दैनिक जागरण के 12 जनवरी 2024 को, उसका आप देखिएगा पेज नंबर 11 पर यह आया था कि यूपी एचजेएस 16वां संशोधन नियमावली को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। और किसके रिकमेंडेशन पे उसे अप्रूव किया है? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिकमेंडेशन। अब उसमें प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है कि वो तो शर्त पूर्वक बनी रहेंगी कि आपकी उम्र 35 से 45 के बीच में हो, 7 साल का निरंतर वकालत करने का अनुभव हो, तब आप इस परीक्षा में बैठ सकते। लेकिन इस नियमावली में अमेंडमेंट के बाद अब नई चीज क्या आ गई कि जिस वर्ष में ये वैकेंसी आई है, उसके पहले के 3 सालों में जो जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, उनसे ये अपेक्षा की गई है कि कम से कम 30 वादों में उन स्वतंत्र लोग से उनका वकालतनामा लगा हुआ, और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 24 वाद का मामला कहा गया है। अब देखिए, यही समस्या की जड़ बन गई। ऑल ऑफ सडन ये संशोधन हुआ है। भाई, अगर यही संशोधन आप 2020 में बता दिए होते कि आगामी 3 साल के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें हम ये रिक्वायरमेंट रखेंगे, तो हमारे कैंडिडेट उस तरफ भी ध्यान देते हैं। अब वास्तविकता क्या है? जैसा कि अभी आदित्य ने हमसे कहा कि मुझे शायद अधिवक्ताओं की समस्याओं की भी जानकारी है समुचित रूप से,
और क्योंकि प्रशासनिक पदों पर रहा हूं तो ऊपर के हालात की भी हमें जानकारी है। बात सही कहा, क्योंकि एपीओ में रहा हूं, दिन भर कोर्ट में ही काम किया हूं, उन्हीं अधिवक्ताओं के साथ पीओ भी रहा हूं, और इसके बाद फिर एसपीओ रह के सीबीसीआईडी हेडक्वार्टर में भी कार्य किया हूं, और उसके बाद विजिलेंस हेडक्वार्टर में भी काम किया। ऐसा नहीं कि उसके बाद हमारे पास जिले का अनुभव न हो, क्योंकि संयुक्त निदेशक के पद पर मैं जनपद बाराबंकी में रहा हूं, और अंत में अपर निदेशक अभियोजन के रूप में विजिलेंस में तैनात रहा हूं। अब एक अजीब सा संयोग है कि आज ही के दिन 2020 में रिटायर हुआ, तो मुझे मालूम है क्या दिक्कतें आती हैं जूनियर एडवोकेट्स को। छोटे जिलों के कहिए, गिनती के 10-15 अधिवक्ता होते हैं जिनके पास क्लाइंट डायरेक्ट आता है, उन्हीं को मुकदमे मिलते हैं। उनकी अगर कृपा दृष्टि हो गई तो हमारे इन नए बच्चों को वकालतनामा में हो सकता है साइन करने का, नाम लिखने का अवसर मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। उनका तो यही काम रहता है कि जाओ तारीख ले आओ, जाओ ये एप्लीकेशन डालो इत्यादि। अब अगर बड़े जिलों की बात करें तो वहां ऐसे वकीलों की संख्या बढ़ के 50 और 60 हो जाती है। जो भी मामले आते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, और उनका भी अगर स्वतंत्र देख लिया जाए वकालतनामा तो एक नहीं मिलेगा, उसमें 7 जूनियर के नाम रहेंगे। कारण ना वो हर पेशे पे जाना पसंद करेंगे और ना उनको जाने की जरूरत है। अब हमारे ये न्यू कमर्स बच्चे जो एलएलबी करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद ये अदालतों में जाते हैं, प्रश्न ये है कि इनको स्वतंत्र रूप से मुकदमे कौन दे रहा है। देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है और नेचुरल बात है। उसमें से कुछ परसेंटेज कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पीसीएसजे में आ जाते हैं या एपीओ हो जाते हैं। सब तो नहीं हो जाते। कैंडिडेट्स की संख्या तो बहुत होती है, पदों की संख्या बहुत कम होती है। जो नहीं हुए वो क्या करेंगे? वो तो वकालत में ही रहते हैं, लेकिन उनके सामने एक विकल्प रहता है। कभी कभी तैयारी करते करते उनकी उम्र हो जाती है 35। अब एकमात्र विकल्प रहता है उच्चतर न्यायिक सेवा, जहां 35 से खुलता ही है विंडो। अब उनके साथ एक कुठाराघात हो गया। अब वो स्वतंत्र रूप से कहां से मुकदमे लाएं? उनको देने वाला कौन है? अब एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि 2023 में ये आया है, उसको छोड़ दें, उसके विगत के 3 सालों में 21, 2021 में, 2022 में, 2020 में, 20 और 21 तो पूरा कोरोना को भेंट चढ़ गया। अदालतें खुली नहीं, खुली तो नाम माफ की रही। तो ये असंभव अगर ना कहें तो लगभग असंभव जैसी चीज है। एक दूसरी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वालिटी कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड लॉ शैल गिव द इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। हालांकि वहां ये क्लाज है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये उसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन का उदाहरण है। माननीय उच्च न्यायालय ने शायद यही सोच के किया होगा
कि अगर स्वतंत्र रूप से वकालत कर रहे होंगे तो उनके एबिलिटी ज्यादा रहेगी, वेल इक्विप्ड रहेंगे विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसमें कोई गलती नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय की अगर रिकमेंडेशन है तो राज्य सरकार शायद हिम्मत भी नहीं करेगी कि उसको न माने, और मानना चाहिए भी, क्योंकि न्यायपालिका का सम्मान हम सभी लोग करते हैं, सरकारें भी करते हैं, किया जाना भी चाहिए। लेकिन फिर वही प्रश्न आता है कि क्या ये उचित है? कई चीज देखिए, 2005 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में अमेंड होकर सेक्शन 25A CRPC 1973 में जोड़ी गई थी, और जिसमें एक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की बात कही गई थी। शब्दों का जाल कुछ, उसका सीधा सा मतलब ये था कि एक सामान्य कैडर से प्रोसिक्यूटर्स की भर्ती हो और लोअर कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट तक वही प्रोसिक्यूटर्स प्रमोट करके जाएं। 23 जून 2006 से ये लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने तो आज तक उसे नहीं इंप्लीमेंट किया। एक बात और कहना चाहेंगे इसी संदर्भ में, जिलों में जो डीजीसी क्रिमिनल, डीजीसी सिविल और डीजीसी रेवेन्यू होते हैं, एडीजीसी क्रिमिनल, सिविल और रेवेन्यू होते हैं, उनके पास कई मुकदमे का अनुभव होते हैं, और कितने मुकदमे वो दिखाते हैं, और कौन सा उनकी एबिलिटी परखने का तरीका है कि उनको आप तुरंत वो पद दे देते हैं। अर्थात सेशन ट्रायल जैसे गंभीर मामलों को वो प्रोसिक्यूट करते हैं जिनके लिए योग्यता का कोई मापदंड है ही नहीं। और एपीओ के लिए आप प्रीलिम्स कराते हैं, मेन कराते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनका व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हैं, फिर उनको काम पे सौंपते हैं। इसी संदर्भ में एक तथ्य और, माननीय उच्च न्यायालय के सामने ही ये जो सरकारी पक्ष के अधिवक्ता लोग, चाहे वो मुख्य स्थायी अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता गण हो, चाहे वो जीए और एजीए साहिबान हो, चाहे वो स्टेट लॉ अफसर्स हो, इनके लिए कितने मुकदमों का मानदंड रखा गया है इनकी योग्यता को परखने के लिए? क्या तरीका, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? जवाब नकारात्मक में आएगा तो जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने ही जो सरकारी पक्ष को पैरवी करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ऐसा कोई योग्यता नहीं। जो एचजीएस के एस्पिरेंट्स हैं वो तो कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, वो तो उनका तो सिर्फ ये चाहिए कि आप उनको बैठने का अवसर प्रदान करें। आपके जो परीक्षा प्रणाली है, अगर वो उसमें सफल होते हैं तो उनको सर्विस में आने दें, नहीं तो ना आए। मेरे विचार से इसमें कोई नुकसान नहीं है, अवसर तो मिलना ही चाहिए, पक्का अवसर। एक बात और, आज के पहले उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायिक सेवा में बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं, 20-25 से ज्यादा लोग तो मेरे ही सेलेक्ट हुए हैं, पढ़ाए हुए। अब आप ये बताइए, क्या उनके एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क आज तक आया है? इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। और यूपी एचजीएस से होकर लोग माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश होकर रिटायर हुए हैं, क्या वे सक्षम नहीं थे? अब कौन सी परिस्थितियां आ गई हैं कि इस तरीके की जरूरत पड़ेगी? कुल मिला के
ये जो मामला है, ये जो योग्यता का मानदंड है, मेरे हिसाब से इसे हटाया जाना चाहिए और जो नियम पूर्वक थे इस वैकेंसी के पहले कि 7 साल की प्रैक्टिस हो, 35 से 45 के बीच की उम्र हो, उनको कम से कम परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर तो दिया ही जाना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अगर वो योग्य पाए जाते हैं तो आप उनको सेलेक्ट करिए, और नहीं योग्य पाए जाते हैं कोई बात ही नहीं। एक दूसरी बात है, जहां तक अभी आदित्य जी ने तमाम यूट्यूबर्स का जिक्र किया है, ये जो तथाकथित गुरुजन हैं, ये जो अपने विचार इसमें व्यक्त कर रहे हैं, इससे योग्यता में बड़ा अंतर आएगा और जुडिशरी की कैपेबिलिटी और एबिलिटी में डिफरेंस आएगा। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हम जो गुरुजन हैं, हमें वही बात कहनी चाहिए जो समाज के लिए लाभदायक हो, जो हमारे उन बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक हो। मुझे यह तथ्य खूब अच्छी तरह मालूम है कि क्लास चलाने के लिए बच्चों की जरूरत होती है, इससे बच्चे नहीं मिलने वाले। अरे नंबर आपके कैंडिडेट्स कितने कम हो जाएंगे तो आपको बच्चे कहां से मिलेंगे? और फिर जीवन में अर्थोपार्जन करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं है। समाज की भलाई, हमारे अंधकार में भटक रहे युवजनों के एक अच्छी राह दिखाने का दायित्व भी गुरुजनों का है, यह दिखाया जाना चाहिए। तो उनसे भी कृपया मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा वो प्रचार न करें, क्योंकि काम वही अच्छा लगता है जिसमें समाज का संपूर्ण रूप से योगदान। अंत में एक निवेदन मुझे करना है कि मैंने जो भी कहा है ये मेरे निजी विचार है। शासन के या अपॉइंटमेंट कमेटी के किसी निर्णय का मेरे द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। हम अपनी बात सिर्फ रख रहे हैं और इसका अन्य किसी मामले से कोई वास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे कहना था मैंने अपने विचार रखे, और आदित्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे इस बिंदु पर बोलने का अवसर